स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एसएमजे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, अर्थात राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। नीति आयोग 75 में सबसे पहले 3 साल के अंदर ही गवर्नमेंट एक प्रोग्राम ले आती है जिसका नाम है विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। साल था 1978 और साल 1978 से 7 साल लगते हैं विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए, नए ब्रांड के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को, और नया नाम आता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का ही माइलस्टोन है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनमें से हम जो पोलियो फ्री हुए हैं ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का ही परिणाम है। बहुत सारी गंभीर बीमारियों पर रोक लगी, निजात लगी, और आज के समय पे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम एक नए रूप में हमारे सामने है जिसे हम कहते हैं मिशन इंद्रधनुष। तो इसी चीज पर हम बात कर रहे थे स्टूडेंट। एक बार फिर से आज के लास्ट सेशन में हम इस चीज पर आएंगे, लेकिन जहां हमने छोड़ा था हम वहीं से शुरू करते हैं कि बच्चों को कौन कौन से टीके जो हैं वो दिए जाते हैं और किस तरह से दिए जाते हैं, ये हम पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम देख चुके थे, है ना। यहां से हमको शुरू करना था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं उसके ठीक प्रीवियस वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये सबसे मुश्किल टॉपिक सबसे आसानी के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। इसके बाद बच्चा जब पैदा होता है तो तत्काल उसको 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं, 3 वैक्सीन दी जाती हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, बीसीजी का टीका होता है ना, पोलियो की ओरल ड्रॉप भी पिलाई जाती है। अब बात करते हैं हम जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, जब बच्चा 10 सप्ताह का होता है और जब बच्चा 14 सप्ताह का होता है। तो 3 आपको टाइमिंग दिख रहे हैं, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह। तो इन तीनों टाइमों में या इन तीनों टाइमिंग में हम बच्चे को एक वैक्सीन देते हैं जिसको कहते हैं ओपीवी वैक्सीन। ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये वही है स्टूडेंट, मुख्य दवा पोलियो की, जो 2 बूंद जिंदगी की जिसको बोलते हैं, अमिताभ बच्चन ने जिसका ऐड किया था। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये बच्चे के बर्थ के टाइम भी देते हैं, मैंने बताया था आपको। और साथ में बच्चा जब 6, 10 और 14 वीक्स पे होगा तो इन पर्टिकुलर टाइम पर बच्चे को आंगनबाड़ी जाना होगा या स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा, रिस्पेक्टेबल जो भी हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और बच्चे को 0.5 ml कि 2 बूंद जो हैं वो पिलाई जाएंगी और इस तरह से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, मौखिक। अब सवाल पैदा होता है कि बच्चे को ये 14 सप्ताह के बाद बंद कर देंगे क्या? नहीं, 5 साल तक बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी या पिलाई जा सकती है, लेकिन स्पेशली इन टाइम पे मिस नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जब बच्चे की एज, ध्यान से सुनिएगा, 6 वीक की होगी, 10 वीक की होगी या 14 वीक की होगी, तब बच्चे को एक और वैक्सीन लगाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। क्या होती है पेंटावेलेंट वैक्सीन? आगे समझाता हूं। याद रखिएगा आप, शुरुआत में जो आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, उनको पेंटावेलेंट वैक्सीन नहीं लगी होगी, उनको लगी थी डीपीटी वैक्सीन। अब गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन जो जारी की है वैक्सीनेशन की, उसमें उन्होंने डीपीटी वैक्सीन की जगह पेंटावेलेंट वैक्सीन को जगह दी है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन के भी 3 डोज लगेंगे, 6, 10 और 14 वीक पर। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसी में बच्चे को निमोनिया से बचाने के लिए, बैक्टीरियल संक्रमण से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए भी बच्चे को एक वैक्सीन लगेगी जिसको कहते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये भी आपको याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है ये कब दी जाती है? तो आंसर है जब दी जाती है पोलियो की ओरल ड्रॉप 1 to 3,
जब पेंटावेलेंट वैक्सीन के 3 डोज दिए जाते हैं 6, 10 एंड 14 वीक में, उसी टाइम ड्यूरेशन में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन भी 6, 10 और 14 वीक्स में दी जाती है। कितनी दी जाती हैं ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब आईपीवी, आईपीवी का मतलब होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, मतलब जो इंजेक्शन लगते हैं, और एक तो मुखीय ड्रॉप हो गई है ना। अच्छा, लेकिन आप ध्यान से देखिए इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है उसका टाइमिंग देखिए जरा, 6 वीक में लगेगा और 14 वीक में लगेगा, मतलब 10 वीक में यदि आप जाओगे तो नो डाउट आपको आईपीवी वैक्सीन नहीं लगेगी, मतलब बच्चों को। और सबसे लास्ट में है रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन जो है ये बच्चों में एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है रोटा वायरस की वजह से, जिस वजह से इस बीमारी का नाम उस वायरस के नाम पर ही कर दिया गया, और इस बीमारी में 10 में से 7 बच्चों की डेथ हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा WHO कह रहा है। और पानी की कमी हो जाती है जब भी ये वायरस बच्चे के बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो डिहाइड्रेशन से बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये है रोटा वायरस को बचाव के लिए भी एक वैक्सीन है, टाइम ड्यूरेशन वही है 6, 10, 14 में 5 बूंद, लेकिन याद रखिएगा ये ओरल वैक्सीन है, इसका इंजेक्शन नहीं लगता। जिस तरह से पोलियो के ओरल ड्रॉप लेते हैं उसी तरह से रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो भी ओरल ड्रॉप के फॉर्म में ली जाती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पोलियो के अलावा कौन सी वैक्सीन है जो ओरल ड्रॉप के रूप में ली जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने जितनों को टिक किया है ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2017 के ही क्वेश्चन हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मैं एक एक करके इनके बारे में समझाता हूं। सबसे पहले मैं ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में समझाता हूं आपको, और उसी के साथ में आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के बारे में समझाता हूं। हालांकि ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, यदि आपसे कोई पूछे कि जो बच्चा होता है उसको पोलियो के ड्रॉप देते हैं हम, तो याद रखिएगा ये जो पोलियो के ड्रॉप हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ड्रॉप देख रहे हैं, ये बच्चे के मुंह के अंदर डाला जा रहा है, ये उसी का इमेज है। तो जो ये चीज होती है इसको कहते हैं ओरल पोलियो ड्रॉप, या इसी को हम कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये पोलियो है और ये है वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हिंदी में कहते हैं मुखीय पोलियो टीका, ये जिस व्यक्ति ने बनाया था उसका नाम है अल्बर्ट सेविन। इन्होंने बनाया था स्टूडेंट, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया भी था, और ये 1962 के आसपास बनाया था। रशियन फिजिशियन है ये। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि पोलियो का सबसे पहला टीका किसने बनाया था, तो पोलियो का जो सबसे पहला टीका बना था वो इंजेक्टेबल फॉर्म में बना था। तो यदि आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट वैक्सीन ऑफ पोलियो, पोलियो का सबसे पहला टीका, ये 19 टीका जोनास सॉल्क ने बनाया था। ये यूएसए के फिजिशियन थे, यूएसए के ये क्या थे, डॉक्टर थे, और 1951 के आसपास इसको बनाया गया था। तो अब आप देख लीजिए, ओरल पोलियो वैक्सीन शिशु को देंगे, कब कब देंगे, कितना ml देंगे, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो माउथ होता है। लेकिन इनएक्टिवेटेड, या जिसको रियल में कहते हैं अपन इनएक्टिवेटेड, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आप इसको समझ सकते हैं आई फॉर इंजेक्टेबल, दोनों सही हैं। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है अच्छे से देख लीजिए कब दी जाती है, कितना डोज बच्चे को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, कहां वैक्सीन दी जाती है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको आपको बहुत तगड़ा तैयार रखना है स्टूडेंट। इसके बाद बच्चे को
जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, जब बच्चा 10 वीक का होता है, जब बच्चा 14 वीक का होता है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन तो देते ही हैं, साथ ही साथ में पेंटावेलेंट वैक्सीन भी दी जाती है। अब ये पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। 5 बीमारियों से शिशु के शरीर की रक्षा के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है। कब दी जाती है, किस टाइम ड्यूरेशन पे, कितनी दी जाती हैं, कैसे दी जाती हैं, कहां दी जाती हैं, और कहां दी जाती है आपको हमेशा याद रखना है कि जांग के मध्य में बाहर की ओर। लेकिन आप जरा जांग देखिए, थाई देखिए, किस साइड दी जाती है, राइट साइड दी जाती है कि लेफ्ट साइड दी जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये चीज। अब सवाल पैदा होता है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है। अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये जो मैंने इमेज बना के दिया है, इसमें आप बहुत आराम से ये चीज पा लेंगे। पहले क्या होता था बेटा जी, पहले चलती थी डीपीटी वैक्सीन, जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस से बचाती थी। लेकिन अब उसी की जगह पे गवर्नमेंट ने उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह इंट्रोड्यूस करी है पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो चलिए आइए जरा देखते हैं कि पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से सुरक्षा करती है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन सबसे पहले तो हमको इस बीमारी से बचाती है, डिप्थीरिया से। फिर ये देखिए, ये डिप्थीरिया आपको दिख रहा होगा, ये एक। फिर दूसरा टिटनेस से बचाती है। मतलब एक वैक्सीन यदि आप लगवा लेते हैं तो आपका बच्चा 5 बीमारियों से बच जाता है, जिसमें पहली डिप्थीरिया, दूसरी टिटनेस, तीसरी है, ध्यान रखेंगे, काली खांसी, जिसको कहते हैं व्हूपिंग कफ। और ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया से होने वाले डिसऑर्डर हैं, बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन है। और इन्हीं 3 बीमारियों से बचाव के लिए शुरुआत में डीपीटी वैक्सीन दी जाती थी। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, डीपीटी वैक्सीन की जगह पेंटावेलेंट वैक्सीन को एंटर कर दिया है। तो अब पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन सी 2 और चीजें ऐड कर दी गई हैं, जिस वजह से 2 और प्रमुख बीमारियों से निजात मिल जाती है, यही आपको ध्यान रखना है। तो अगला जो है स्टूडेंट, ये है हेपेटाइटिस बी। बीमारी से भी सुरक्षा मिल जाती है आपको इस एक वैक्सीन लगाने से, जिसको हम कहते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो याद रखिएगा, यहां हेपेटाइटिस चौथी बीमारी है, हेपेटाइटिस बी, इससे भी सुरक्षा मिल जाती है। और ये हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरल इन्फेक्शन है। और सबसे लास्ट में हीमोफिलस कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये मैं नाम लिख दे रहा हूं, हीमोफिलस कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंतर्गत कौन से 5 रोगों को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं, ये रहा उसका व्यू। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस कॉन्जुगेट वैक्सीन से बचाव के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है। कब कब दी जाती है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये आता ही आता है क्वेश्चन। इसके बाद एक वैक्सीन और है जो 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती है। टोटल इसके 3 डोज दिए जाएंगे। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जैसे कि इमेज देख रहे होंगे, ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है ये बच्चे को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या सर्दी जुकाम है ना, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। मतलब कुल मिला के बच्चे के लंग्स इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चे के फेफड़ों को बचाने के लिए, ताकि बच्चा ब्रीदिंग प्रॉपर कर पाए, सांस प्रॉपर ले, इसके लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है उसको राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में ऐड ऑन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 1 साल तक शिशु को ये लग जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत 6 सप्ताह में पहला डोज लगेगा इसका, 10वें सप्ताह में दूसरा डोज लगेगा इसका, और 14 वीक में तीसरा डोज लगेगा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोज कितना लगेगा, हमेशा की तरह लगभग वही 0.5 ml, लेकिन
इंट्रामस्कुलर लगेगा बेटा, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसा लगेगा? सिर्फ इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और जांग के मध्य में कहां लगेगा? बाहर की ओर, तो ये रहने दो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में है कि ये बच्चा है, इसको रोटा वायरस से बचाना है हमको। रोटा वायरस कैसा वायरस है? WHO जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1900, कब हुई थी WHO की स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को। WHO ने कहा है कि 10 में से 7 बच्चों की मौत, 10 में से 7 बच्चों की मौत रोटा वायरस की वजह से होती है। इसी वजह से गवर्नमेंट या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक वैक्सीन लाई है जिसे कहते हैं रोटोवैक वैक्सीन या रोटा वायरस पर आधारित वैक्सीन। और ये रोटा वायरस पर आधारित जो वैक्सीन है, ये देखिए, ये ओरल वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है बेटा जी? ओरल वैक्सीन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे रोटा वायरस का पहला डोज कब दिया जाता है? तो इस वैक्सीन का पहला डोज 6 वीक में, दूसरा 10 वीक में, तीसरा 14 वीक में दिया जाता है। कितनी खुराक दी जाती है? 5 बूंद दी जाती है। 5 बूंद दी जाती है मतलब कैसी वैक्सीन है? ओरल वैक्सीन है, मौखिक दी जाती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यही थोड़ी सी बात बता दे रहा हूं आप लोगों के लिए। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन कब बना था बेटा जी? किसी को आइडिया है यूनाइटेड नेशन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को बना था यूनाइटेड नेशन। ये सबको पता होगा। ये क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से इनको साइड में करा रहा हूं। यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले एक यूनाइटेड नेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस रोम और इटली में है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले बन गया था खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है? जिसका हेड ऑफिस है रोम इटली में। अच्छा, फिर इसके जस्ट बाद अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि FAO के बाद बना यूनेस्को। ये आगे बहुत काम आएंगे। यूनेस्को कब बना बेटा जी? तो यूनेस्को बना 16 नवंबर 1945 को। देख लीजिए, ये अक्टूबर में बना है, वो नवंबर में बना है, और इन दोनों के बीच में क्या बना है? यूनाइटेड नेशन। और फिर तीसरी जो चीज है यूनाइटेड नेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कब बना है? 7 अप्रैल को बना है। कब बना है? 1948 में बना है। हर साल हम 7 अप्रैल को, हर साल हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO के स्थापना दिवस को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और हर साल हम 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और विश्व खाद्य दिवस जो है, इसका सबसे पहला, या विश्व खाद्य दिवस के दिन सबसे पहला अवार्ड 1987 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था। याद रहेगा ये चीज? तो ये थोड़ी सी चीजें क्या हैं, आगे आपको बहुत आसानी से मदद करेंगी। चलिए चलते हैं आगे।
ये बीच बीच में चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट, ताकि आपको ये कुछ जो सन है वो याद हो जाए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं वैक्सीन के कुछ और पॉइंट की तरफ। अब बच्चे को 6वें सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14 वीक में वैक्सीन लग चुकी है। कौन कौन सी वैक्सीन लग चुकी हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन लग चुकी है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वो 10वें वीक में नहीं लगती। पेंटावेलेंट वैक्सीन लग चुकी है बच्चे को, रोटा वायरस वैक्सीन लग चुकी है बच्चे को, है ना, और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन लग चुकी है बच्चे को। तो बच्चे को ये वैक्सीन लग गई कब? 6, 10, 14। इनको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब चलते हैं मेन चीज पर कि जब बच्चा 9 से 12 माह का होता है, ठीक है, तो उसको एक वैक्सीन देते हैं, MR वैक्सीन। एम का मतलब है मीजल्स, आर का मतलब है रुबेला। तो MR वैक्सीन बच्चे को कब दी जाएगी? 9 से 12 माह में दी जाएगी और 16 से 24 माह में भी दी जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जेई वैक्सीन। अच्छा, जेई वैक्सीन हर जगह अवेलेबल नहीं कराई जाती। जहां इसके केस सबसे ज्यादा होते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के, एक बीमारी है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। गर्मी के समय पर यह बीमारी का प्रकोप बिहार और उत्तर प्रदेश में बढ़ जाता है। तो जहां जेई के केस होते हैं वहीं अक्सर यह वैक्सीन अवेलेबल कराई जाती है। तो ये जो वैक्सीन है ये बिहार में और यूपी में 9वें माह में लगा दी जाएगी और 16 से 24वें माह में इसकी दूसरी डोज लगाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, विटामिन ए का साइरप या विटामिन ए का ओरल ड्रॉप। तो आप याद करिए, आपने विटामिन चैप्टर पढ़ा है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, B1, B2, B3, B4 तो होता नहीं है, 5, 6, 7, 8 भी होता नहीं है, 9, 10 होता है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं होता, चलो छोड़ो, 11 भी नहीं होता, 12, मतलब ये चैप्टर पढ़े। इसमें से बताइए कौन सा विटामिन वैक्सीनेशन कार्यक्रम का हिस्सा है? तो विटामिन ए को वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अब चलिए एक एक करके मैं इन तीनों के बारे में भी आपको चीजें बताता हूं। जैसे सबसे पहले ये चीज, एक वैक्सीन है MR1, MR2। MR का मतलब मैंने बताया आपको, MR का मतलब होता है मम्स, मम्स का मतलब होता है खसरा, और R फॉर होता है रुबेला। तो खसरा और रुबेला ये दो वैक्सीन हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। ये दो वैक्सीन एक 9 से 12 माह की एज में दी जाती है और दूसरी वैक्सीन दी जाती है 16 से 24 माह की एज में। तो दो वैक्सीन देते हैं, मतलब MR के 2 डोज देते हैं हम। पहला कब? 9 to 12 में, और दूसरा कब? 16 to 24 में। कब तक दी जा सकती है ये वैक्सीन? अगर कभी डोज में हेर फेर हो जाए, पहला डोज लग गया, दूसरे डोज के टाइम पे बुखार चढ़ गया बच्चे को, दिक्कत परेशानी हो गई, तो 5 साल की एज तक आप 2 डोज कैसे भी करके इनको दिलवा दीजिए। इसके बाद 0.5 ml दी जाती हैं स्टूडेंट, और सबक्यूटेनियस दी जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है महिला पर्यवेक्षक में कि किस रूट से दी जाती है MR वैक्सीन सबक्यूटेनियस। इस इमेज को आप देखिए और थोड़ा सा अपने हाथ को मोल्ड करके मुझे बताइए, दाएं साइड के अपर आर्म में दी जाती है कि लेफ्ट साइड के अपर आर्म में दी जाती है? तो सीधी बांह के, ये दायां साइड है, उसके अपर आर्म में ऊपरी हिस्से में दी जाती है। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब इसके बाद एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं यहीं लिख दे रहा हूं। गवर्नमेंट ने क्या किया था? MR वैक्सीन लाया। MR वैक्सीन में M का मतलब है मम्स, मतलब खसरा, ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस विकार है, इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और R का मतलब है रूबेला, इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या की गई थी? ये MR वैक्सीन बनाई गई थी। लेकिन कुछ समय बाद साइंटिस्टों ने, स्पेशली डॉक्टर्स ने या जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एक और वैक्सीन बनाई जिसका नाम है MMR वैक्सीन। ये MMR वैक्सीन
3 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि एमएमआर वैक्सीन बहुत कम जगह देखी जाती है देती हुई, एमआर ही चलती है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में, लेकिन यदि आप पर्सनल क्लिनिक में विजिट करें तो डॉक्टर कहते हैं कि एमआर से बेहतर एमएमआर है। तो एमएमआर वैक्सीन जो है उसमें एक एम और ऐड हो गया स्टूडेंट, बाकी तो सारी चीजें सेम है। तो पहले एम का मतलब है मम्स, मतलब खसरा। दूसरे एम का मतलब है पहले एम का मतलब है मीजल्स, मीजल्स मतलब खसरा। दूसरे एम का मतलब है मम्स, मम्स का मतलब होता है गलसुआ या गिलसुआ, टॉन्सिल बोलते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में। और तीसरे आर का मतलब है रूबेला। तो एमएमआर वैक्सीन 3 बीमारियों से शिशु की सुरक्षा करती है। कौन कौन सी 3? खसरा, गिलसुआ और रूबेला। तो ज्यादातर इसको प्राइवेट क्लिनिक डॉक्टर्स ही यूज करते हैं, लेकिन नेशनल वैक्सीनेशन पॉलिसी, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एमआर वैक्सीन जो है उसी को दिया जाता है। यह ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक बीमारी है, ये मच्छरों के काटने से होती है। और ये बीमारी उन्हीं क्षेत्रों में जहां इस बीमारी का प्रकोप होता है वहीं इस बीमारी का जो वैक्सीन है वो अवेलेबल कराया जाता है। ये हर जगह यथासंभव ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर इस बीमारी के केसेस नहीं है तो वहां ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। सिंपल, याद रहेगा ये चीज। अब सुनिए मुद्दे की चीज। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन 9वें मंथ में लगेगी, 16 से 24 मंथ में दूसरा डोज लगेगा इसका, 0.5 ml होगी। डेड वायरस पर बेस है ये वैक्सीन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जाएगी ये वैक्सीन। पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इमेज भी इसका दिखाया कि सबक्यूटेनियस लेयर क्या होती है। सबक्यूटेनियस लेयर वो लेयर होती है जिसके ठीक नीचे आपको मसल्स मिलने लगेंगे स्टूडेंट। मसल्स मतलब ब्लड। तो ठीक उसी के ऊपर, मतलब मसल्स के ठीक ऊपर जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है वहां तक इस इंजेक्शन को पेनिट्रेट किया जाता है जो जेई वैक्सीन वाला होता है। याद रहेगा। और कहां दी जाती है? बाईं बांह के अपर साइड में इस वैक्सीन को दिया जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में किस विटामिन को जगह दी गई है? आंसर है विटामिन ए को जगह दी गई है। कब दी जाती है ये वैक्सीन? जब चिल्ड्रन या बच्चा 9 मंथ का होता है। और जब एमआर वैक्सीन देते हैं, याद करिए वो खसरा रूबेला वाली वैक्सीन भी 9वें मंथ में देते हैं, उसी के साथ साथ में विटामिन ए के ड्रॉप भी बच्चे को जो है पिलाए जाते हैं। लेकिन कितना पिलाया जाता है? 1 ml पिलाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि विटामिन ए के कितना डोज बच्चे को दिया जाता है एज अ ओरल वैक्सीन के रूप में 1 ml, और रूट होगा मौखिक। तो ये तो आपसे बन जाएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट है ये चीज कि विटामिन ए का जो वैक्सीन है वो बच्चे को कब दिया जाता है, कितना ml दिया जाता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इसके बाद ये लास्ट पेज है आपके याद करने का। मुझे समझ में आ रहा है, एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कठिन यदि कोई चैप्टर है तो वो यही चैप्टर है। लेकिन यदि आप मेरा वीडियो एकदम रेगुलर से देखेंगे, जैसे ये तो सेकंड पार्ट है, इसके पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया है, तो आपको देखेंगे कि आपको एक सीक्वेंस मिलेगा और आपको इन सबको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आपने इसी तरह से याद कर लिया तो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे महिला पर्यवेक्षक में, न केवल महिला पर्यवेक्षक में बल्कि तमाम दुनिया के एग्जाम्स में, वो सब आपसे बन जाएंगे। तो अब ये लास्ट पेज है वैक्सीन का, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से जिसको मैंने ग्रीन किया है ये लास्ट टाइम 17 में महिला पर्यवेक्षक के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या था कि जब बच्चे की उम्र होगी 6 से 24 माह, लिखा है स्टूडेंट यहां माह लिखा, वीक नहीं लिखा, अच्छे से देख लीजिए, माह लिखा है। तो जब बच्चे का टाइम ड्यूरेशन 16 to 24 मंथ होगा
तब बच्चे को डीपीटी बूस्टर 1 का टीका देंगे। ये डीपीटी बूस्टर 1 का टीका क्यों देंगे? क्योंकि इसके पहले हमने पेंटावेलेंट वैक्सीन दी है। मैंने बताया था ना आपको, पेंटावेलेंट वैक्सीन इसलिए दी गई ताकि डीपीटी वैक्सीन को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। लेकिन कुछ समय बाद वही डीपीटी वैक्सीन जो 3 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, इनका एक बूस्टर डोज जो है, वो पहला बूस्टर डोज डीपीटी का जो है वो इस टाइम ड्यूरेशन में 6 to 14 मंथ में, याद रखिएगा मंथ में कितना ml, ये भी आपको याद रखना है। कहां दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है। एमआर का पहला डोज हमने कब दिया था स्टूडेंट? तो एमआर का पहला डोज आप खुद ही देख लीजिए, कंफ्यूजन मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एमआर का पहला डोज देखिए कब दिया है, 9 से 12 माह में पहला डोज दिया है, 16 से 24 में दूसरा डोज दिया है, ये लिखा हुआ है कि एमआर का पहला डोज अगर 9 से 12 में दिया है तो दूसरा डोज कब दिया है, 16 से 24 में दिया है। अब आप खुद देखिए, अब जो है कहानी है कि मीजल्स और रूबेला का एक और डोज हम दे रहे हैं और वो देते हैं कब, 16 से 24 माह में। ये वही वाला वहां वाला यहां भी लिख दिया है। अरे भाई, पहला डोज कब देते हैं? पहला डोज देते हैं 9 से 12 माह में, दूसरा डोज कब देते हैं, 16 से 24 माह में। तो ये 16 से 24 वाला वहां फिर से लिख दिया मैंने, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि डीपीटी बूस्टर टीके के साथ में कौन सी चीज दी जाती है, तो मीजल्स रूबेला का सेकंड डोज दिया जाता है 6 से 24 माह में 0.5 ml सबक्यूटेनस दिया जाता है। जेई वैक्सीन अब भी मैंने बताया आपको, ऊपर ही लिखा था कि 9वें मंथ में और 6 से 24 मंथ में हम देंगे, ये भी मैंने बताया आपको। विटामिन ए के बारे में भी मैंने आपको बताया कि 9वें मंथ में देंगे, 5 साल तक दे सकते हैं हम इसको। लेकिन याद रखिएगा कि कब देते हैं विटामिन ए को, तो देखिए विटामिन ए को 9 मंथ में देते हैं, पहला डोज विटामिन ए का 9वें मंथ में होगा। लेकिन 9वें माह के बाद 5 साल के अंदर जब भी हम दूसरा डोज देंगे तो फिर हम 2 ml देंगे। मतलब विटामिन ए का पहला डोज 1 ml देंगे और विटामिन ए का दूसरा डोज जब भी हम देंगे 5 साल के अंदर तो फिर कितना ml देंगे उसको, 2 ml देंगे। ये भी आपको याद रखना है। फिर ओपीवी बूस्टर टीका वो 6 से 24 रहने दो। टीटीटी का भी देंगे बच्चे को जब वो 10 साल का हो जाएगा पहला, और जब वो 16 साल का होगा तो दूसरा देंगे। और सबसे लास्ट में है डीपीटी बूस्टर 2। आप इन दो को छोड़ सकते हैं स्टूडेंट, ये छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, रहने दो। लेकिन हाँ, डीपीटी बूस्टर सेकंड कब दिया जाता है, जब बच्चे की एज हो जाती है 5 साल। याद रहेगा ये चीज, ये 5 साल। कितना देंगे, कहां देंगे, मतलब जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और चलिए यहां खत्म होता है आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जो जो क्वेश्चन बने हैं 17 में और 14 में, पहले हम वो देख लो तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन कहां तक पूछ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो याद करिए कब शुरू किया गया था, तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम से पृथ्वी से समाप्त होने वाली पहली बीमारी है चेचक, मतलब स्मॉल पॉक्स। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे पहले किस बीमारी का टीका बना था, तो फर्स्ट टीका जिस बीमारी का बना था उसी टीके की वजह से यह बीमारी ग्लोब से समाप्त भी हो गई। मतलब आज यदा कदा चेचक के या स्मॉल पॉक्स के लिटिल बिट कुछ केस देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी जनसंख्या के अनुपात में शायद वो पॉइंट भी नहीं हो पाते हैं, 1% भी ठीक से नहीं हो पाते हैं पूरी जनसंख्या देश में। तो इस वजह से हम उसको माइनर ले लेते हैं, याद रहेगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत चेचक फ्री कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, भारत चेचक फ्री हुआ है साल 1980 में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, गर्भवती महिलाओं को पहला टीका कब लगाया जाता है? तो ये पता है आपको कि गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में। तो गर्भावस्था की माफी चाहता हूं, पहली तिमाही में कौन सा टीका लगाया जाता है? ये टिटनेस टॉक्साइड। दूसरा टीका कब लगाया जाता है? तो दूसरा टीका मैंने आपको बताया था कि पहला टीका यदि तीसरी तिमाही में लगा है तो फिर डॉक्टर बोलते हैं 1 महीना रुको, फिर TT2 वैक्सीन लगेगी। तो इस तरह से गर्भवती महिलाओं को जो TT वैक्सीन लगती है उसका मेन पर्पस होता है कि जो मां के गर्भ में बच्चा पल रहा है और जो खुद मां है उसको इस बीमारी से सुरक्षा मिल जाए। ये टिटनेस एक बीमारी है जो जलने, कटने, छिलने की वजह से अगर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो वो निचले जबड़े को जाम कर देता है और साथ ही साथ में रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ मूव कराता है, जिससे व्यक्ति धनुष के आकार का दिखलाई पड़ता है। इसी वजह से इसको धनुष टंकार डिसीज कहते हैं। तो धनुष टंकार रोग से बचने के लिए, लॉक जॉ बीमारी से बचने के लिए दोनों की सुरक्षा हो जाती है एक टीके द्वारा, जिसको कहते हैं TT वैक्सीन। कौन से दो की सुरक्षा हो गई? गर्भवती मां की और उसके बच्चे की भी। MR टीका किन दो रोग के निवारण के लिए दिया जाता है? तो MR में पहले M का मतलब है कि मम्स और दूसरे R का मतलब है स्टूडेंट रूबेला। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आजकल गवर्नमेंट ने MR की जगह MMR वैक्सीन, तो MMR वैक्सीन में पहले M का मतलब वही है, R का मतलब वही है, जो एक और M जोड़ा गया है इसका मतलब है गलसुआ, मतलब मम्स। JE टीका किस रोग से बचाव करता है? तो JE टीका एक बीमारी से बचाव करता है जिसका नाम है जापानीज इंसेफेलाइटिस, और ये जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस से होने वाली बीमारी है। और वायरस से होने वाली इस बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं मादा क्यूलेक्स मच्छर और साथ ही साथ में सुअर। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे महिला पर्यवेक्षक में कि सुअरों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखा जाना चाहिए, नहीं तो वो कौन सी बीमारी का कारण बनते हैं? तो अभी सिर्फ आपको एक ही चीज सिखाई गई है, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू बीमारी भी सुअरों से फैलती है, लेकिन स्वाइन फ्लू के अलावा भी एक बीमारी है स्टूडेंट, नाम है जापानीज इंसेफेलाइटिस या जापानी इंसेफेलाइटिस। ये बीमारी भी किससे फैलती है? सुअरों से फैलती है। 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कौन सा बूस्टर टीका दिया जाता है? अब भी हम पढ़ के फ्री हो रहे हैं। DPT बूस्टर सेकंड दिया जाता है, याद रहेगा ये जी। तो DPT बूस्टर सेकंड का टीका 5 वर्ष की आयु में दिया जाता है। PCV वैक्सीन, वही न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, कौन सी बीमारियों से शिशु की सुरक्षा कराती है? निमोनिया। और निमोनिया जो है वो याद रखेंगे आप, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें लंग्स अर्थात फेफड़े प्रभावित होते हैं। ये जितने भी चीजें बोल रहा हूं ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं की बेटा, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और DPT बूस्टर 6 से 24 मंथ में भी लगता है, देख लो अच्छे से, मंथ लिखा है क्या? बिल्कुल सही है, 16 से 24 महीने में लगता है। और DPT बूस्टर का सेकंड डोज जो है वो 5 से 6 साल, मतलब 5 साल में हम दे ही देते हैं, लेकिन तबीयत खराब हो तो 6वें तक जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने। अब इसी में ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कल मैं पढ़ रहा था तो मुझे मिली, जब मैं पुराने पेपर खंगाल रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में टीकाकरण का पहला कार्यक्रम कौन सा है, अच्छे से सुन लीजिए। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम ये मानता है कि भारत में टीकाकरण का पहला कार्यक्रम साल 1985 से शुरू हुआ सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, यही मानता है वो। लेकिन जब आपको साफ साफ बोला जाए कि भारत में
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के पहले से कौन सा कार्यक्रम चलता रहा जिसका नाम बदल दिया गया और नया नाम कर दिया गया सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, तब आप बोलेंगे कि विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम 1978 से चालू हुआ। यही है टीकाकरण के लिए भारत सरकार का चलाया गया पहला कार्यक्रम, 1978 में चालू हुआ, जिस समय मोरारजी देसाई की सरकार है स्टूडेंट। और 1978 में इस कार्यक्रम में कुछ वैक्सीनों को जोड़ा गया, लेकिन जिस तरह से आपने शायद कभी न कभी सुना होगा कि 80 में सरकार बदल जाती है, इंदिरा गांधी जी की सरकार फिर से वापस लेती है, तो नो डाउट इसके पहले वाली सरकार जनता दल ने ये कार्यक्रम शुरू कराया था, विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम, लेकिन 2 साल में ही सरकार बदलने से ये थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया। और फिर उसके बाद 84 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, तो ये कार्यक्रम और ठंडे बस्ते में चला गया। और इस तरह से 1985 से फिर राजीव गांधी जी संभालते हैं कमान इस कार्यक्रम की। आई थिंक शायद डेट 19 नवंबर है। और फिर शुरू करवाया जाता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है, इसको पहले था कि शहरी क्षेत्रों में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम था, अब शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के थ्रू। तो आज सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तत्वाधान में या तत्व तहत ही बहुत सारे टीके जो हैं वो दिए जाने शुरू हुए थे। तो अब ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट, ये तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ये वो क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई किस कार्यक्रम के तहत, तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को 1992 में किसका पार्ट बना दिया गया, याद रखिएगा, जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का पार्ट बना दिया गया। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1992 में कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया था, तो जो कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ उसी कार्यक्रम में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को जोड़ दिया गया, क्योंकि इस कार्यक्रम का मतलब है जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व। सुरक्षित मातृत्व तभी होगा जब महिला को टीटी टेटनस टॉक्साइड के इंजेक्शन मिलेंगे, जब वो पहली तिमाही में आएगी और 1 मंथ के बाद TT2 वैक्सीन लगाई जाएगी उसको, है ना। तो ये है वो चीज। अच्छा, इसके बाद 5 साल बाद एक और कार्यक्रम शुरू कराया गया, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया, 1997 में। ये भी क्वेश्चन है आपका महिला पर्यवेक्षक का 2017 का। इस प्रोग्राम में फिर से जोड़ दिया गया सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को। तो याद रखिएगा, जब ये प्रोग्राम बन रहे हैं उसी समय पे इस कार्यक्रम को भी इससे जोड़ दिया जा रहा है। फिर 2005 में, वो भी 12 अप्रैल को, ये समय है कांग्रेस गवर्नमेंट का, मनमोहन सिंह इस समय पीएम है, तो एक मिशन आता है, आप लोग ने ये तो बहुत अच्छे से सुना होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिस दिन शुरू हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिस दिन शुरू हुआ है ना, तो उसी दिन, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, तो जिस दिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ है उसी दिन से आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति मानी जाती है। आशा की नियुक्ति बताइए किस डेट से शुरू हुई भारत में, या आशा नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट कब से बना, तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 से। और जिस डेट से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आशा को अपॉइंट किया गया, तत्काल आशा के अपॉइंट करने के साथ साथ में भारत सरकार ने इसी डेट से JSY योजना शुरू कर दी थी। JSY योजना का मतलब होता है जननी सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ये जननी सुरक्षा कार्यक्रम आप आगे पढ़ेंगे कि गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में
बुलाया जाता है और वहां सुरक्षित प्रसव की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। मतलब कोई सीनियर दाई के जरिए गांव में जचकी ना कराकर उस महिला को रिस्पेक्टेबल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर एक व्यवस्थित चिकित्सक की देखरेख में जचकी कराई जाती है, ताकि मेडिकल से रिलेटेड यदि कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं तो वो डॉक्टर उसे हैंडल कर सके, या दिक्कत परेशानी और ज्यादा है तो उसे आगे रेफर किया जा सके। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये कि 12 अप्रैल 2005 से 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। एनएचएम कार्यक्रम की शुरुआत, आशा की नियुक्ति और जेएसवाई योजना की भी शुरुआत होती है। अच्छा, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा जी? एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये होता है आशा का फुल फॉर्म, याद रहेगा। और आगे चल के राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई 1 मई 2013 से, और 1 मई 2013 से भी जब एनयूएचएम की शुरुआत हुई और इसके प्रसारण की जवाबदारी शहरी क्षेत्रों में ऊषा को दी गई थी। एनएचएम की जवाबदारी दी गई थी आशा को, और एनयूएचएम की स्प्रेड होने की, फैलाने की जवाबदारी शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं देने के लिए ऊषा को दी गई थी। अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये सब आप पढ़ेंगे, आपके रेस्पेक्टेबल टीचर इनको पढ़ाएंगे। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से याद रखिएगा 1 मई 2013 से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को भी बाइंड अप कर दिया गया। तो ये है दरअसल में स्टूडेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन। अब एक लास्ट जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी लोगों को भी टीके लगे कोरोना के, इसी दौरान जो बच्चे पैदा हुए उनको भी टीके लगे। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एकदम रिसेंटली कि वर्ष 2023-2024 में वैक्सीनेशन की रेट क्या रही, किस दर से टीके लगे, हालांकि जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी है, तो यदि 100 लोग एक साल में थे तो उनमें से 93.23% लोगों को टीके लगे हैं। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये डाटा का क्वेश्चन है कि 2023-2024 में नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कैसे टीके लगाए गए हैं, तो इस दर से टीके लगाए गए हैं। और एमपी में वैक्सीनेशन रेट जो है वो इसी से बहुत हद तक मेल खाता हुआ 93.1%। मतलब एमपी में 100 में से 93 बच्चे वैक्सीनेट हुए हैं। ये है कहानी स्टूडेंट, ये याद रहेगी आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब एक बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था 7 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से। कौन सी 7 बीमारियां हैं, आज भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि 2014 से शुरू किया गया था और 2024 में 10 साल पूरे हो गए हैं। और 10 साल में याद रखिए महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम लास्ट टाइम कब हुआ था? 17 में हुआ था, इसीलिए 10 साल पूरे 2024 में हुए हैं और 25 में एग्जाम कंडक्ट हो रहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है उसको, मिशन इंद्रधनुष से एक क्वेश्चन। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसमें स्टूडेंट को भारी कंफ्यूजन होता है, पहले आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप दूसरी चीजें सुन लीजिएगा। जो मिशन इंद्रधनुष है 2014 से शुरू किया गया, बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू किया और 10 सालों में, और ये तो 11वां रनिंग हो गया, माइलस्टोन बनाया इसने। WHO ने हमारी पीठ थपथपाई कि हिंदुस्तानी लोगों की जीवन प्रत्याशा में जो वृद्धि हुई है 63 से 70, उसमें मिशन इंद्रधनुष और भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम में काम करने वाले हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। तो दरअसल में कौन सी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जाती है या किन किन बीमारियों के टीके दिए जाते हैं, तो 2014 में जब ये शुरू किया गया तो आपको दिख रहा होगा 4 कलर आपको अलग दिख रहे होंगे और 3 कलर आपको, माफी चाहता हूं, 4 जो पॉइंट है वो एक कलर में दिख रहे होंगे, 3 पॉइंट आपको एक कलर में दिख रहे होंगे। तो जो शुरू के 4 पॉइंट हैं या शुरू में जो 4 हैं, डिप्थीरिया याद रखिएगा जीवाणु जनित विकार है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पर्टुसिस या काली खांसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
टिटनेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ट्यूबरकुलोसिस मतलब तपेदिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो 4 जीवाणु जनित समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया गया, और 3 विषाणु जनित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। याद करिए डे 1 का लेक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये चीज बहुत अच्छे से सिखाई थी कि संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है, लेकिन बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजुअल, फंगल, नेमेटोडल, ये सभी बीमारियों के वैक्सीन मिलते हैं क्या? नहीं। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी बीमारी होती है जिनके वैक्सीन दिए जाते हैं? तो बैक्टीरियल और वायरल। तो 4 बैक्टीरियल और 3 वायरल, मतलब 3 विषाणु जनित समस्याएं हैं जिनके निपटान के लिए मिशन इंद्रधनुष में टीके सुझाए गए हैं, जिसमें पोलियोमाइलाइटिस वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी डीएनए हैपा वायरस से होती है ये बीमारी, और खसरा जो है वो एक वायरस से होता है। तो इस तरह से मिशन इंद्रधनुष जब शुरू किया गया तो 4 जीवाणु जनित समस्याओं और 3 विषाणु जनित समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब ओवरऑल कितनी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए? 7 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इतना क्लियर हो गया? अब सुनिए मुद्दे की चीज। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इसमें 5 टीके और जोड़ दिए गए। पहले 7 टीके दिए जाते थे 14 में, धीरे धीरे, या अगर कोई पूछे कि आज के समय पे 2025 में मिशन इंद्रधनुष में क्या 7 ही टीके दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। कितने टीके दिए जाते हैं? 12 टीके दिए जाते हैं। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा सर ये मिशन इंद्रधनुष नाम कैसे पड़ा, है ना? तो जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह से मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम में 7 वैक्सीन होती हैं जो इन 7 बीमारियों से शिशु की सुरक्षा करती हैं। तो अब क्लियर हो गया कि मिशन इंद्रधनुष नाम क्यों पड़ा? जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, उसी तरह से 7 बीमारियों से सुरक्षा के लिए ये मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम आया। अब सुनो मुद्दे की बात। तो 7 के अलावा 8वीं वैक्सीन जो एंटर हुई वो है एमआर वैक्सीन, खसरा और रुबेला वैक्सीन। ये 8वीं वैक्सीन है। 9वीं वैक्सीन है रोटा वायरस वैक्सीन, वही WHO ने बोला जिसमें से 10 में से 7 बच्चों की डेथ हो जाती है। 10वीं वैक्सीन जो ऐड हुई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पेंटावेलेंट वैक्सीन में इसको मर्ज कर दिया गया है। स्टूडेंट, पेंटावेलेंट वैक्सीन जब आपने पढ़ी होगी तब वहीं पर आपने इनके बारे में भी सुना होगा। तो 10वीं वैक्सीन कौन सी हो गई? हीमोफिलस टाइप इन्फ्लुएंजा बी, है ना? और 11वीं वैक्सीन कौन सी हो गई? स्टूडेंट, पोलियो। लेकिन आप बोलेंगे कि सर यहां पर भी तो पोलियो है। तो याद करिए मिशन इंद्रधनुष में क्या करते हैं? पोलियो के ड्रॉप पिलाते हैं, यहां ड्रॉप पिलाते हैं, और फिर इसमें ये पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। टोटल कितनी हो गई स्टूडेंट? 11 बीमारियां हो गई। अब आप जरा अच्छे से देखिए, जो 8वीं बीमारी है, 8वें नंबर की जो वैक्सीन है एमआर वैक्सीन, उसमें 2 बीमारियां हैं। कौन कौन सी 2 बीमारियां हैं? एक तो रुबेला और दूसरी है मीजल्स। तो 12वें नंबर की ये। तो इस तरह से टोटल आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इस तरह से जो खसरा है और रुबेला है ये 12। तो टोटल कितनी वैक्सीन दी जाती है? टोटल दी जाती है 12 वैक्सीन। इतना क्लियर है? अब सुने मुद्दे की चीज। ये कुछ और 2 बीमारियां हैं, या ये कुछ और 2 वैक्सीन हैं। एक है जापानीज एंसेफेलाइटिस और दूसरा है न्यूमोकोकस। इन दोनों वैक्सीन को जरूरत पड़ने पर वहां दिया जाता है जहां इस बीमारी के केस ज्यादा होते हैं। तो जहां इस बीमारी के केस ज्यादा होते हैं वहीं दी जाती है दरअसल में ये वैक्सीन। और सबसे लास्ट में गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है जो टीकाकरण कार्यक्रम को ट्रैक करेगा, डिजिटलाइजेशन करेगा। मां को वैक्सीन दी गई है लेकिन अब वो रिपोर्ट कार्ड में नहीं, कंप्यूटर में मॉनिटर होगी, और गवर्नमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन एक सिंगल क्लिक के जरिए पोर्टल के थ्रू पहुंचेगी। नाम है यूविन ऐप।
तो यूविन ऐप आज के समय पे वो डिजिटल पोर्टल है, डिजिटल हाजिरी है कि जब भी किसी माँ को या जब भी किसी बच्चे को जो भी वैक्सीन का डोज दिया जाएगा तो वो चिट्ठी पत्री में, है ना, पेन पेपर फॉर्मेट में नहीं होगा, डायरेक्ट जो है कंप्यूटराइज फॉर्म में पोर्टल पर डाला जाएगा। और पोर्टल पर जैसे ही इंफॉर्मेशन एक सिंगल क्लिक से यहां से इंफॉर्मेशन डाली जाएगी रूरल एरिया से, तो वो सीधे होम मिनिस्ट्री तक पहुंच जाएगी या हेल्थ मिनिस्ट्री तक पहुंच जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यूविन ऐप किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ सकता है और आएगा क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। अब जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं बेटा, तो कोरोना के टाइम पे हम सब लोग बहुत डरे थे। वैक्सीन ही तो हमारा सहारा था जिसने हमको बचाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहली वैक्सीन कौन सी थी? तो विश्व की सबसे पहली वैक्सीन थी स्पुतनिक। रशिया ने इसको बनाया था, ये तो सबको पता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भारत की सबसे पहली कोविड वैक्सीन कौन सी थी, तो भारत की सबसे पहली कोविड वैक्सीन जो थी उसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो थी वो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाया था और एक हिंदुस्तान की कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप बनाओगे, भारत बायोटेक, जिसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन का मतलब क्या हुआ, आईसीएमआर हमारे देश में है, नई दिल्ली में हेड ऑफिस है, और भारत बायोटेक भी हैदराबाद में हेड ऑफिस है इसका। तो स्वदेशी भारत की पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन। और भारत की दूसरी वैक्सीन है जिस पर काफी विवाद अभी कटा कुछ समय पहले, बहुत से आपने सुने होंगे हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए, जिस तरह से जो है छमी धूमिल करने की कोशिश की गई। ऐसा कहा कोविशील्ड को जिसने बनाया है उस कंपनी के फाउंडर ने, जिसको है एस्ट्रोजेनेका। तो एस्ट्रोजेनेका ये एक यूके की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है, और इसने दरअसल में इस वैक्सीन का फॉर्मुलेशन तैयार किया। और जिस इंडियन कंपनी को यह फॉर्मूला दिया और जिस इंडियन कंपनी ने कोविशील्ड को बनाया उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्रोजेनेका से फॉर्मूला लेकर कोविशील्ड बनाई और इसी में बहुत बवाल कटा। और कोवैक्सीन इंडिया की सबसे पहली वैक्सीन, इंडिया की सबसे पहली स्वदेशी वैक्सीन यही है। याद रहेगा? तो ये आपको तीन चीजें याद रखनी है कि वर्ल्ड की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक, भारत की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन नाम है कोवैक्सीन, किसने बनाया, भारत बायोटेक और आईसीएमआर का ज्वाइंट कोलैबोरेशन था ये, और कोविशील्ड एस्ट्रोजेनेका ने बनाई सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। और इसी पर थोड़ी दिक्कत और परेशानी भी सुनने को मिली, जिस वजह से बहुत सारे मतभेद भी निकल कर आए और अब ये ठंडे बस्ते में है। और इस तरह से ये वैक्सीनेशन का चैप्टर स्टूडेंट पूरी तरह हुआ क्लोज, पूरी तरह क्लोज हुआ। अब नेशनल वैक्सीनेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो अब इसके बाहर चीजें नहीं जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।